नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी। वर्कर्स यूनिटी के इस खास साक्षात्कार शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में लेबर हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री पर को पढ़ाने वाले प्रोफेसर प्रभु महापात्रा मौजूद हैं और इनका खास काम माइग्रेशन पर है। ब्रिटिश काल में माइग्रेशन जो हुआ था, भारत से जो लोग बंधुआ मजदूरी के तौर पर ट्रिनिडाद टोबैगो और वेस्ट इंडीज़ गए थे, उसको लेकर के, और महाराष्ट्र में जिस तरीके का और असम में जो माइग्रेशन हुआ उस दौर में लगभग 1920 के आसपास, 1917 के आसपास तक जो माइग्रेशन हुआ था दूसरे देशों में, और उस पर उनका खासा काम है। तो प्रभु महापात्रा जी, आपका स्वागत है इस शो में। और हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो भारत का, चूंकि आप लेबर हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के जानकार हैं, और तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी माइग्रेशन का जो हमने प्रोपोर्शन देखा है, जिससे दहशत में सारे लोग आ गए हैं, जिस तरीके से सड़कों पर लोग निकले हैं लाखों की तादाद में और हजार हजार किलोमीटर पैदल चले हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ और ये माइग्रेशन, इसको किस तरीके से देखते हैं, इसके पैमाने को लेकर के, या इसके इसके प्रोपोर्शन को लेकर के, और इसकी जो दिक्कतें हैं मजदूर वर्ग की, उसको लेकर? बहुत बहुत आपको धन्यवाद संदीप। और मैं वर्कर्स यूनिटी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है, जिससे आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उसमें मेरी थोड़ी सी भी जो भी मदद हो सकता है कर सकता हूँ। और ये मेरी पढ़ाई की विषय है, बट मैं भी एक नागरिक के तौर पर और एक वर्कर्स की, मजदूरों की तरफदारी करने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा। माइग्रेशन कोई एक नेचुरल फेनोमेनन नहीं है, जैसे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं या बटरफ्लाई माइग्रेट, जबकि ये जो टर्म माइग्रेशन उसी से आया है। बटरफ्लाई वगैरह जो जाते हैं, जो हम कहते हैं ना पतंगे, वो उनके माइग्रेशन से। बट ये हर माइग्रेशन अपने आप में पॉलिटिकल माइग्रेशन है। ये एक पहली बात है। मैं इसको समझाने में थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो है, समाजशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर, वो उसको एक तरह से देखते हैं कि यहाँ लोगों को थोड़ा सा ये हो गया, उठ जाएगा, थोड़ा वेजेस बढ़ जाएंगे तो लोग अपने आप चलने लगेंगे। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, बहुत ही जटिल सामाजिक परिस्थिति, एक फेनोमेनन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। पहले एक आइडिया था कि इंडिया के लोग माइग्रेट करते ही नहीं। ये एक पुरानी भावना थी, जो अंग्रेज भी खुद इसको समझते थे। अंग्रेज समझते भाई ये गांव में रहते हैं, इनका कुछ नहीं है, तो गांव में कास्ट में, वो अपनी कास्ट में फंसे रहते हैं और वो बाहर निकलते नहीं। ये सरासर झूठ है। मतलब भारत में माइग्रेशन के बिना लोग रह ही नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूँ, माइग्रेशन का बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। एक तो भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन इतिहास में वो है माइग्रेशन का, पुराने बहुत तरीके के माइग्रेशन हुए हैं। और इंटरनल माइग्रेशन जो हम कहते हैं, अंदर के भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही जो माइग्रेशन हुए, वो काफ़ी पुराना, उसका बहुत सारा पैटर्न्स है। तो एक 19th सेंचुरी में एटलीस्ट एक पैटर्न, जब 1950 में किंग्सली डेविस एक वो थे, अमेरिकन पॉपुलेशन स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखा था और उन्होंने एक माइग्रेशन का बस बड़ा ये दिखाया था, एक ट्रेंड क्या है, ट्रेंड दिखाया था। उसमें मैं जस्ट दो सेकंड के लिए बताना चाहता हूँ। उन्होंने देखा था इंटरनल माइग्रेशन में, पहले इंटरनल मतलब भारत के अंदर का माइग्रेशन में, उन्होंने एक टर्म यूज किया था कि ज्यादातर जो माइग्रेशन है वो वेस्ट से ईस्ट के तरफ है। वेस्ट से ईस्ट के तरफ, नॉर्थ इंडिया में वेस्ट से ईस्ट के तरफ, और साउथ इंडिया में थोड़ा सा ईस्ट के वेस्ट के तरफ वो लोग ड्रिफ्ट देखते थे। भारत में माइग्रेशन को समझने के लिए सेंसस सबसे बड़ा, मतलब जो जनगणना होती थी 1881 से लेकर 1931 तक, अच्छा हमारा पास बहुत ही अच्छा होता था कि हर 10 साल पे कितने लोग बाहर से, कितने लोग अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से बाहर गिने गए हैं। उसको हम बर्थ प्लेस माइग्रेशन कहते थे। वो अच्छा हमारे पास था, मगर उसमें एक इंटरेस्टिंग विडंबना भी थी, और ये था कि माइग्रेशन में इनका जो डेफिनेशन है वो जो अभी तक भी चला जा रहा है,
वो डेफिनेशन वो समझता था कि माइग्रेशन एक आदमी यहाँ से चला गया और वहाँ बस गया, यूपी से चल के गया, समझिए आपके गांव, मतलब यहाँ से गया वो जाके वहाँ बस गया, तब जाके उसको माइग्रेशन माना जाता था। मगर भारत की जो एक्चुअली माइग्रेशन का जो पैटर्न है उसका सबसे बड़ा है जो मतलब अगर उसका पहचान ये है कि वो सर्कुलर होता था। मतलब लोग जाते थे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल फिर वापस आते थे, कोई जाके बसता नहीं था ज्यादातर लोग। तो हम हमें क्या पता है 19th सेंचुरी में या 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो माइग्रेशन हुआ था उसका क्या फीचर्स थे। मैं 3 फीचर्स बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे चीज अभी भी हो रहे हैं, इसलिए बताना चाहता हूँ। पहला, ज्यादातर माइग्रेशन में सिंगल मेल माइग्रेशन। अब देखिए ये एक सांख्यिकी विडंबना है, मतलब स्टैटिस्टिकल एनोमली है। कैसे? आप अगर माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जनगणना में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है औरतों का। ओके, औरतों का माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि औरतें जो है अपने गांव से बाहर शादी करते थे। तो तो माइग्रेशन जो शॉर्ट टर्म जो भी है, जो अपने घर से दूसरे जगह बैठ जाते थे, डिस्ट्रिक्ट के पास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके शादी हो जाता था। तो देखते हैं अभी भी माइग्रेशन जिसको कहते हैं मैरिज माइग्रेशन, माइग्रेशन बिकॉज ऑफ मैरिज, वो सबसे ज्यादा है और उसमें औरतों की सबसे ज्यादा गिना जाता है। औरतें जाके बसते हैं, ये हमारे इंडिया का पैटर्न है, इसको कहते हैं वेरी लोकल माइग्रेशन। दैट मीन्स हस्बैंड के घर जाके औरतें बैठते हैं 90%। अभी भी हस्बैंड भी आके वाइफ के घर बैठता है, तो वो कम है। तो ये है, मगर इसको मानते नहीं थे लेबर माइग्रेशन। जबकि एक्चुअली ये भी देखिए, ये मैरिज माइग्रेशन भी एक तरह से लेबर माइग्रेशन है। लोग औरतों को लेते हैं ताकि घर का काम करें। ये सिंपल बात है, ये आप अभी भी देख सकते हैं। जब हरियाणा में या पंजाब में अब लड़कियां बहुत कम है तो बाहर से लड़कियां लाते, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लेबर माइग्रेशन। स्टैटिस्टिकली इसको हम मानते नहीं थे, उसको कहते थे मैरिज माइग्रेशन। बट जो नॉन मैरिज माइग्रेशन या लेबर माइग्रेशन है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, जो पहचान भारत का ये था, इट वाज 70-80% सिंगल मेल माइग्रेशन। सिंगल मेल, अकेला। अभी भी आप जो चित्र देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चों के साथ जा रहे हैं, बूढ़ी औरतें भी जा रही है, ये फैमिली देख रहे हैं। बट पूरा देखेंगे तो 80% लोग वो सिंगल माइग्रेंट है। ये एक बड़ा सिंगल मेल माइग्रेंट है। अब ये पैटर्न हम कह रहे हैं 19th सेंचुरी से है, और 20th सेंचुरी में भी ऐसे ही पैटर्न है। सिंगल मेल, फैमिली बेस्ड माइग्रेशन बहुत कम होता था भारत में। जब क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उद्योगीकरण का शुरुआत हुआ, थोड़ा सा जब बड़े बड़े उद्योग बने 19th सेंचुरी में, जैसे मिल्स बने, कॉटन टेक्सटाइल मिल बने या जूट के मिल बने कलकत्ता में, बॉम्बे में बना, आपके बॉम्बे, अहमदाबाद और इस जगह पे सब कॉटन के मिल्स बने। तो वहाँ देखा गया ये पैटर्न एकदम देखा गया है कि मोस्ट माइग्रेंट्स, मोस्ट वर्कर्स वर माइग्रेंट्स। जो भी काम कर रहे थे सब माइग्रेंट वर्कर्स थे, मतलब बाहर से आए हुए थे। लोकल काम करने वाले बहुत कम थे। ये एक बड़ा विडंबना, जहां भी बना है, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, या शुरू में शायद लोकल के कुछ लोग होंगे, बट जैसे ही वो ज्यादा बढ़ने लग गया तो वो बाहर से आने लगे, और वो सब ज्यादातर सिंगल मेल माइग्रेंट्स होते थे। वो फैमिली के साथ नहीं आते थे। फैमिली मतलब अपने वाइफ और फैमिली को घर पे रखा जाता था। तो ये पैटर्न तब से है। क्यों है? इसका कारण है, लगता है कि सामाजिक कुप्रथा के कारण हो सकता है, और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से उद्योगीकरण बढ़ा, जो पूंजीपति थे वो चाहते नहीं थे कि भाई हम सारा खर्चा जो है पूरा फैमिली का खर्चा दें। वो आदमी आएगा, रहेगा यहाँ, उसके बीवी बच्चे होंगे, उनको
एक तो उनसे काम करा सकते थे, जैसे प्लांटेशन या जो बागान का जहाँ होता था वहाँ वो फैमिली वाले लेते थे, क्योंकि उनको वो फैमिली के सारे बच्चों को सबको काम कराते थे। मगर यहाँ वो लोग एक तरह से वो चाहते नहीं थे कि हम सारा खर्चा उनकी जो रिप्रोडक्शन का पूरा फैमिली का खर्चा हम यहाँ दें। तो उनके लिए घर नहीं था, घर बसाने के लिए जगह नहीं दिया गया, बहुत कारण थे। 1920 तक 1930 तक ऑलरेडी 80 साल समझ लीजिए भारत में औद्योगिकरण हो चुका था। तब जब रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर पहला बना, उन्होंने देखा कि भाई ये तो सही है, इंडिया का जो माइग्रेंट है, वर्कर है, जो आता है बाहर से, वो आके बसता नहीं। जैसे इंग्लैंड में हुआ या जर्मनी में हुआ तो लोग आके शहर में बस गए, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ बस गए। उन्होंने ये देखा कि नहीं भाई ये बसता नहीं है, तो बोले कि बसना चाहिए कि नहीं। फिर उन्होंने बोला भाई बसना तो चाहिए, मगर अभी ये जो है हालत इतना नहीं है कि उनके सारे जो सामाजिक, जो पैसा तो बढ़ा सकते हैं मगर पूरी सामाजिक जो खर्चा है, जैसे सोशल सिक्योरिटी हम कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी हम दे नहीं पाएंगे। गांव इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि गांव रहे, गांव एक तरह का सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करे, जो कि पूंजीपति लोग नहीं कर पाएंगे उनके हिसाब से। मतलब उनको चाहिए मजदूर, मगर वो मजदूर जैसे अपने आप, जैसे नेचुरल फूलों की तरह या फल की तरह, कहीं गांव का फल पेड़ लगा दिया उसमें फल है, आप पका पकाए खा रहे हैं, उनको वैसे चाहिए था। वो नहीं चाह रहे थे या करने नहीं दे रहे थे। तो ये एक पैटर्न जो था उस वक्त तक सही था। हर जगह ऐसे नहीं है, कहीं कहीं लोगों ने लाके बसाया भी है। जमशेदपुर में टाटा जो बड़े बड़े दूसरे तरीका के मॉडर्न उद्योग और बने, तो वहाँ उनको स्टेबल करने के लिए, उनको आके उनके फैमिली के रहने के लिए वो थोड़ा थोड़ा वो भी करते रहे। बट 90% वर्कर जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, देखा गया कि वो माइग्रेंट है, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहते थे और वो 4-5 साल के बाद फिर वापस घर चले जाते। ये जो पैटर्न एक है कि 4-5 साल रहे फिर वापस चले गए, इस तरह से जब या कभी आपको स्ट्राइक हो गया या बंद हो गया तो वो घर चले जाते। कभी कभी इसको कहते थे, हमारे इतिहासकार लोगों ने कभी बताया, ये लोग तो घर ही गांव चले जाते हैं, तो इनमें जो है क्लास कॉन्शियसनेस या ये लोग स्ट्राइक को मतलब इनमें मजदूर वर्ग का जो वर्ग चेतना वो कम है। मगर ये गलत है। एक्चुअली गांव को अगर पूंजीपति लोग भी यूज कर रहे थे कि वहां से हमें मिलेगा, उनका खर्चा, उनका बड़ा होने का खर्चा, उनका जब उनका तबीयत खराब हो जाए तो गांव चले जाते थे, तो उनका खर्चा जो भी है वो गांव के जो इकोनॉमी है वो कर रहा था, वो मेंटेन कर रहा था वर्कर को। मगर ये भी सही है कि वर्कर लोग जब वापस चले जाते थे इसलिए लंबी लंबी स्ट्राइक भी लड़ सकते थे। मुंबई में 6-6 महीने के, 8-8 महीने के लंबी जनरल स्ट्राइक। तो ये नहीं है कि वो लोग चले जाते थे, वापस भी आ जाते थे, वो मगर स्ट्राइक को बजाय रखते थे। तो ये घर जाने से स्ट्राइक टूटता नहीं था। बॉम्बे की सबसे बड़ी स्ट्राइक 1928 में कम्युनिस्टों के ये से हुआ था। कम्युनिस्ट बहुत छोटे 10-15 थे, मगर विदिन 2-3 महीने में लाख मतलब ऑलरेडी 1 लाख के करीब उनकी मेंबर हो गई। 65,000 शायद, मेरे नंबर ठीक आ रहा है, 65,000। 5 लोगों या 10 लोगों से 65,000 लोग उनको सपोर्ट करने लगे। और वहाँ समझिए 1.5 लाख वर्कर में से इतना लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग गांव गए हुए थे, गांव चले जाते हैं, गांव से फिर अपने सामान लेते थे, देते। वो स्ट्राइक 6 महीना 7 महीना चला। तो इस तरह की लंबी स्ट्राइकें भी इसके कारण हो सकता है। तो इसके जो वर्कर जो वापस जा रहा है उसको आप वर्कर की एक प्रोटेस्ट की तरह भी मानना चाहिए उसको। अभी मैं ये खाली फ्लैग करके रख रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। ये मत समझिए कि ये पलायन है, हम इसको कहते हैं पलायन, जैसे कि भाग रहा है, भाग नहीं रहे हैं। वो एक तरह से एक प्रोटेस्ट का एक मोड भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, मगर ये एक बहुत ही बड़ा इशू है।
माइग्रेशन और रिटर्न माइग्रेशन एक तरह का प्रोटेस्ट का भी एक साधन है। जी, तो एक दूसरा सवाल जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि क्या इनकी जो संख्या है अभी, एक तो जो आपने पिछली बातें बताई कि जो पैटर्न रहा है सिंगल माइग्रेशन जो है और एक साइकिल में, तो क्या वो पैटर्न अभी कंटिन्यू कर रहा है, पहली बात? और दूसरी बात कि इनकी संख्या जो है वो कितनी है हो सकती है? पहले बात है कि हमारे सारे सेंसस हो या दूसरे जो हमारे सांख्यिकी मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में सांख्यिकी व्यवस्था बहुत अच्छा था, स्टैटिस्टिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, नेशनल सैंपल सर्वे का सिस्टम दुनिया में जाना। अभी तो लास्ट 5-6 साल में उन्होंने तोड़ के उसके मरोड़ के रख दिया है, मगर ये एक अच्छा, फिर भी हमें जो लास्ट अच्छा एनएसएसओ का मिला है वो 2007 का है। उसके बाद डिटेल में या एक लार्ज सैंपल में हमें माइग्रेशन का पैटर्न का अभी तक नंबर भी पता नहीं। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम जब थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बहुत सारे लोकल ये करके और बढ़ा के उन्होंने उनके हिसाब से नॉट लेस देन 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ वो सोच रहे थे ये इंटरनल माइग्रेंट है। मगर मेरे हिसाब से 10 करोड़ माइग्रेंट अगर खाली आप देखें तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अभी मतलब सेंसस के 2011 के सेंसस, अभी तक तो 21 का सेंसस हुआ नहीं, 2011 का सेंसस का फिगर अभी लास्ट ईयर ही 2019 में ही सेंसस में माइग्रेशन का फिगर लोगों को पता चला है। तो उससे हमें पता है कि 2001 के बनिस्बत माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी रफली 36% लोग इंटरनल माइग्रेंट कह सकते हैं, मगर ये सब लेबर माइग्रेंट नहीं है, उसमें मैरिज माइग्रेंट हैं और रूरल टू रूरल माइग्रेंट हैं, सबसे ज़्यादा हैं, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन ये उनसे कम है। अर्बन मतलब शहर से एक शहर में गया फिर दूसरे शहर में गया, मगर ये इनकी जो गिनती है सेंसस की गिनती में बहुत प्रॉब्लम है। वो एकदम शॉर्ट टर्म सीजनल 6 महीने में जो आता है, रिक्शा चला के दिल्ली में रिक्शा चलाता 6 महीना फिर वापस चला जाता है, ये जो पैटर्न है ये उसको नहीं कैप्चर करता है। उसका जैसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसमें नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकते, उनको वो डिजाइन ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नॉट नॉट डबल कर लीजिए, 20 करोड़ होंगे इंटरनल माइग्रेंट्स मेरे हिसाब से, जस्ट ये गेस वर्क है, बट 20 करोड़ कोई मतलब वर्कर्स का आप देखें तो हमारे हिसाब से कोई कह रहा है 46 करोड़ 46 करोड़ है, कोई कह रहा है 50 करोड़, समझ लीजिए 50 करोड़ के में से 20 करोड़ मेरे हिसाब से माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, सुशांत सिंह का है, उसमें कई सारे आंकड़े उन्होंने देते हुए ये बात कही है कि 46 के आस जो है इंटरनल माइग्रेशन है और इसमें 43 जो हैं ये वाले माइग्रेंट्स हैं। 20 करोड़ मेरे हिसाब से छोटा लिमिट होगा चाहिए, 10 करोड़ कह रहे हैं क्योंकि 1991 में जब वो हुआ था एक नेशनल रूरल लेबर इंक्वायरी हुआ था, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग रूरल एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, कोई धान कटाई के लिए ये करने के लिए रूरल टू रूरल में एटलीस्ट 10 करोड़ वो तब कह रहे थे 1991 में। मेरे हिसाब से तो टोटल माइग्रेशन जो है इंटरनल माइग्रेंट्स 20 करोड़ से कम नहीं हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अरविंद का सुब्रमण्यम कह रहे थे 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ 10 करोड़ वर्कर है, और उन्होंने अच्छा भी किया होगा, बट मेरे हिसाब से बहुत गलती है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म सीजनल वो देखते ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाते, वो उनके पास डेटा ऐसे भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से डबल करना चाहिए, 20 करोड़ होना चाहिए। जो लोग माइग्रेशन के जो लोग इस पे काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए, मगर मेरे मेरे जानकारी में एक बहुत ही अच्छे ब्रेमन यान ब्रेमन जो है वो एक डच सोशियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन सोशियोलॉजिस्ट, और वो है 1960 से इंडिया का माइग्रेशन और स्पेशली गुजरात का उनके बहुत ही अच्छा काम है।
और उन्होंने एक पहले बताया था कि ये लेबर माइग्रेशन नहीं, ये लेबर सर्कुलेशन को देखो, ये इनको माइग्रेंट मत बताओ, इनको सर्कुलेंट बताओ। सर्कुलेंट मतलब ये घुमक्कड़ है। उनके और भी टर्म्स है, वेज हंटर्स एंड गैदरर्स और वेज नोमैड्स, खाना बदोश। हाँ, क्योंकि वो खोज रहे काम की खोज में, और उनकी जो इंसाइट्स है इसमें बहुत ही अच्छा इंसाइट है यान ब्रेमन की। अब उनकी किताबें बहुत आगे हैं और उन्होंने काफी दिनों से, मैं 1980 में 82 में शायद 85 में उनकी किताब आई बड़ौदा की एरिया की हिस्ट्री और उसकी माइग्रेशन पैटर्न पे, उन्होंने उसी वक्त दिखाया था किस तरह से रूरल लेबर सर्कुलेशन सबसे बड़ा माइग्रेशन का पैटर्न है। और उनका वही कहना है, फैमिली में होता नहीं है, ज्यादातर सिंगल होते हैं, फिर भी कहीं कहीं जगह अब फैमिली में भी आने लगे हैं, जैसे ब्रिक किल्स में, जैसे ईंट की भट्टी में, शुगर केन की हार्वेस्टिंग में उन्होंने दिखाया कि इस तरह के फैमिली भी आ रहे हैं, वाइफ के साथ आ रहे हैं। तो वो स्पेशल जी पैटर्न है। जी अगर जी। ये 20 करोड़ अगर है, उनमें से लेट्स से मैं कहूंगा कि मेरा कंजर्वेटिव, मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव 20 करोड़ लोग हैं, और अगर उसी हिसाब से देखें तो उनमें से 18 करोड़ लोग तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। 2 करोड़ तो होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उससे भी काफी कम, मान लीजिए 1% होगा कि 5% से भी कम है। जैसे तो ऐसे इनफॉर्मल लेबर हम जिसको कहते हैं, जिनका ना कोई नौकरी का कोई सिक्योरिटी है, ना ही सामाजिक सुरक्षा का सिक्योरिटी है। ये जी दोनों, इस तरह के 18-20 करोड़ लोग हैं। किस जगह से आते हैं, और ये 19वीं या 20वीं शताब्दी और अब में क्या फर्क है? अभी अगर एक मैप तब का किया जाता था और अब का किया जाए तो एक पैटर्न बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और वेस्ट से ईस्ट नहीं जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट आ रहा है। जो कलकत्ता पहले सेंटर होता था या आसाम, वहां उस तरफ जाते थे लोग, पैटर्न अब उल्टा हो गया, वेस्ट के तरफ आया, वेस्ट और साउथ। ये एक बहुत ही बड़ा पैटर्न जो कि लास्ट 20-30 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो ये पैटर्न आप देखेंगे कि, मगर जिस एरिया जिसको हम कहते हैं लेबर कैचमेंट एरिया, जिसको कहते हैं कि जहां से मजदूर जाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक्चुअली सेम है जो 19 सेंचुरी में बहुत सारे जगह थे, जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्टर्न बिहार, बहुत बड़ा जो गंगा का उपत्यका में उस जगह के उस एरिया का जो है, जिसको हम भोजपुर रीजन कहते हैं, या उसको और भी बड़ा कर लीजिए। ये एक समानता है कि ब्रिटिश काल में जो माइग्रेशन होता था और आज भी जो माइग्रेशन है, वो उसका जो कैचमेंट लेबर कैचमेंट इलाका है वो हाँ, सेम है। कुछ हाँ नए हाँ कैचमेंट भी आ अभी, गए, नए हाँ कैचमेंट एरिया आ गए हैं। हाँ नए आए हैं, लेकिन जैसे एमपी का भी आ गया है, राजस्थान का भी आ गया है, लोग अब धीरे, एग्जैक्ट वेस्ट बंगाल के बहुत सारे वर्कर फंसे हुए हैं, झारखंड के बहुत सारे फंसे हुए हैं, हम लोगों को जो कॉल आती है। मैं आपसे बस बहुत ही 2-3 मिनट में आपसे बस अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा माइग्रेशन का मामला है, इसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा? मैं शुरू किया था, बोला कि हर माइग्रेशन पॉलिटिकल है। उसको आप रिफ्यूजी डिस्ट्रेस या पुल है कि पुश है, ये सब में मत दो। हर माइग्रेशन अपने आप में एक पॉलिटिकल फेनोमेनन है, मतलब उसमें पावर और पावर रिलेशन हर जगह का, जहाँ से आते हैं और जहाँ से जाते हैं, और पूरा उसी के अंदर में देखना चाहिए, उसको पॉलिटिकली देखना चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल माइग्रेशन। तो क्या इसमें पहला मेरा 3 चीज मैं सोचता हूँ इम्पोर्टेंट है। पहला बात है, ये वर्कर्स आर शेपिंग। हम लोग हर वक्त सोचते हैं कि मजदूर एक ऑब्जेक्ट है, या उसके ऊपर कुछ हो रहा है, मजदूर पे शोषण हो रहा है, मजदूर पर, मतलब मजदूर एक ऑब्जेक्ट होता है। उस स्टेट सरकार उसको दे रही है, दान कुछ चैरिटी की तरह दे रही है, खाना दे रही है। मजदूर एक तरह से ऑब्जेक्ट है, वो एक गरीबी का एक गरीब, बहुत लोग गरीब बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये मजदूर का एक अपने आप में एक क्लास एंगल। क्लास, नॉट जस्ट क्लास, इस तरह से एक उसको समझना की बहुत जरूरी है कि एक क्लास एजर्शन भी है। उसका सबसे बड़ा है
कि उनको इतना दबाया गया है या इनविजिबल कर दिया। इनफॉर्मल का मतलब है इनविजिबल, दिखता नहीं है आपको। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आजकल घट गया है, खाली कॉन्ट्रैक्टेड ठेके के तौर पे मजदूरी मिलती है। जो एम्प्लॉयर है वो देखता नहीं जी। अगर वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब जो घर में काम करता है, या वो ठेके में काम कर रहा है। मतलब डोमेस्टिक में तो डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट है, वो घर के अंदर डायरेक्ट है, मगर ज्यादातर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में ये विजिबल हो गया, वो दृश्य हो गया। अब ये है कि ये इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे क्या इसका असर रहेगा। इकोनॉमी पे सबसे बड़ा असर है कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो मशीन बंद हो गई ना, ये मशीन को चलाने में बड़ा टाइम लगेगा। एक तरह से एक बहुत ही बड़ा रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि 20 लाख लोग अभी फंसे हुए हैं। मैं नितिन गडकरी का एक ये से बयान से कह रहा हूँ, क्योंकि कोई डेटा नहीं है। सरकार एक बार बोली 6 लाख लोग हैं सुप्रीम कोर्ट को, बट 20 लाख लोग फंसे हुए हैं मेरे हिसाब से इस तरह से। बट बहुत सारे लोग रह गए हैं, जैसे ही खुलेगा वो फिर वापस जाना चाहेंगे। घर क्यों वापस जाना चाहते हैं आप, ये जानना चाहें घर क्यों वापस जाना? वही कारण, सिंपल कारण है, घर वापस जाना। कोई खाने को नहीं है, काम नहीं है, और सामाजिक और मानसिक कोई भी, अभी भी ये जो इकोनॉमी हमारी चल रही है, पूंजीवादी व्यवस्था, वो गांव को उसी तरह से देख रही जैसे 100 साल पहले देख रहे थे। गांव एक जगह है जहां से वर्कर फल की तरह निकलेंगे, वो खा लेंगे। फिर जब वो खत्म हो जाएगा, जैसे उसका एक टर्म होता था कि सख्त लेमन की तरह, जैसे आपने चूस लिया उसको फेंक दिया बाहर, वो गांव में चला जाएगा। मगर ये जो गांव में गए हैं, इसका बहुत बड़ा ये एक तरह से अभी एक इन्होंने बताया कि शायद पूंजीवादी व्यवस्था में ये ओवरटर्निंग भी हो सकता है। एक तरह से नया तरीका से, हम जो समझते थे कि सब कोई गांव से आके एक शहर में बस जाएगा, ये एक पैटर्न है, नेचुरल पैटर्न है। शायद ये नेचुरल पैटर्न नहीं है, ये विजिबल हो रहा है। तो इसका कितने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है पूंजीवादी व्यवस्था को, तो लंबी व्यवस्था छोड़िए, भारत में क्या होगा, कास्ट को क्या होगा, कास्ट का क्या हालत होगा? क्या फिर गांव में लोग फिर से कास्ट बेस्ड सिस्टम में चले जाएंगे, या गांव में भी परिवर्तन आएगा? जी, इतने लोग जा रहे हैं। और तीसरा है, थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे राज्य हैं जो लगता है चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ। बिहार का 1/3, एटलीस्ट 2007 में बताया गया, 1/3 उसका स्टेट का जो प्रोडक्ट बन, स्टेट का जो उपज है, 1/3, 1/3 मजदूरों की रेमिटेंस है, मजदूर जो पैसा भेजते हैं। उड़ीसा में भी उतना ही होगा, झारखंड में भी उतना ही होगा। 1/3 अगर खत्म हो गया, वो पैसा नहीं आ रहा, तो क्या होगा ये भी समझना चाहिए। शुक्रिया प्रभु जी, आपने इतना इन डेप्थ जो नॉलेज दी है, और हम आपसे और भी भविष्य में बात करना चाहेंगे, और हम जानने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन है, तो हम लोग बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग देखते रहिए workersunity.com, जो फेसबुक जो वेबसाइट है और फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, उससे जुड़े रहिए। हम फिर आप लोगों से किसी अन्य मुद्दे पर प्रोफेसर मोहपात्रा से हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।